हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो भी आपके इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है एक पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है आपका एंड उसका आंसर भी दे रखा है। तो जो आप लोगों को डाउट था कि हमारा क्या बैंक एसबीआई में होना चाहिए, मैक्सिमम लोग पूछते हैं, तो सबको अलग से कमेंट करना, सबको रिप्लाई करना पड़ता है कमेंट में, तो ये एक ही बार में आपको इससे पता चल जाएगा इस वीडियो की वजह से। तो आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, मतलब एसबीआई की आपके आसपास की कोई भी लोकल ब्रांच कहीं भी आसपास कोई भी मिल जाए, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करा लेना। लेकिन देखो, अभी अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, एसबीआई में अकाउंट हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है। जब एक बार सिलेक्शन हो जाए आपका, जून 2026 तक रिजल्ट आते हैं, मई जून 2026 तक आएंगे, मतलब डिपेंड करेगा इस बार जैसे फॉर्म आएंगे उसके 4 से 5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जब भी फॉर्म आएंगे उसके बाद 5-6 महीने अपना ऐड कर लेना, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जून में मतलब मैक्सिमम जून में आ जाता है। तो जून में आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको ये एसबीआई मतलब आपका इसमें जो बैंक अकाउंट है वो मांगेंगे। तो ये तभी ओपन कराना, अभी से ओपन कराने की कोई जरूरत नहीं। करा सकते हो अगर मतलब टाइम मैनेज कर सकते हो तो करा लो, बाकी अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करके ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी करा लेना, जब भी फुर्सत होना, जब भी वैकेशन वगैरह होते हैं तो उसमें करा लेना, क्योंकि अभी तो आपका कोई अभी पता नहीं चला है कि हुआ है कि नहीं। अभी फॉर्म तक तो फिल हुए नहीं है। अभी पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके जाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद ये सब आपको अपलोड करना होता है। तो देखो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई की किसी भी ब्रांच में, और अकाउंट जो है वो स्कॉलर के नेम पर ही होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट दे शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अकाउंट जो हो वो एसबीआई के अलावा किसी और बैंक में होगा, देन इट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अकाउंट जो है वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए स्कॉलर के। और जब आप अपना ये, फिर उन्होंने आगे का बताया कि आपको कैसे अपलोड करना है, तो वो तो देखो जब आपका आएगा तो फिर बताया जाएगा। उसका फ्रंट पेज जो है वही अपलोड करना होता है, तो वो बात की बात है, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो लोग पुराने बच्चे हैं, मतलब जो पुराने बैच के हैं, मतलब 2024 या उससे पहले वाले हैं, उनके लिए क्या है, तो उनको हर साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन्होंने जिस फॉर्मेट में मांगी, किस फॉर्मेट में मांगते हैं कि आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वहां से साइंड होना चाहिए और स्टैंप लगा होना चाहिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी और मार्कशीट में भी। कुछ लोगों को ये लगता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में सबमिट नहीं करते, नहीं उसमें भी करते हैं। आपका जैसे ही, जैसे 2024 वाले बैच के हैं, इस बार उन लोगों का भी बहुत लेट लेट चल रहा है, 2024 के बैच के उनकी बात कर रही हूँ, तो वो लोग अब जैसे अपलोड कर रहे होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उन्हें अपलोड करनी है। ये नहीं कि ना करें। उसमें सेशन कौन सा रहेगा, जो आपका सेकेंड ईयर वाला सेशन है वो रहेगा, क्योंकि देखो 12th की मार्कशीट देख के आपको 1,60,000 मिलती है। बीएससी प्रीवियस की जो आपकी वो होती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, उसको देख के ये सेकेंड ईयर के लिए देते हैं। तभी आपकी जिस साल आपका ये ऑफर लेटर वगैरह आता है उस साल 1,20,000 आती है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, तो अब इसको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करवाएंगे, इसलिए इसको 1,20,000 देंगे। उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कब करने हैं, तो ये देखो उन्हीं के लिए, पुराने वालों के लिए, तो आपको बस हर साल करते रहने हैं। अब इसमें एक बात है, किसी किसी को लगता है लास्ट डेट क्या होती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, पुराने बच्चों की बात कर रही हूँ। स्कॉलर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन टाइम सबमिट करें। कोशिश करें जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, जब भी आपका ईयरली रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही कर दें। जून जुलाई तक रिजल्ट आ ही जाता है, अगस्त तक, तो सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हो, ताकि आपका पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होता रहे। वरना देखो जितना आप डिले करोगे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मार्कशीट अपलोड करने में, उतना ही डिले आपका पेमेंट होगा। हालांकि होता क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग शेड्यूल होता है एग्जाम का, इसलिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमने मैक्सिमम टेन्योर रखा हुआ है 12 मंथ्स। मतलब किसी भी ईयर की मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करने के लिए इन्होंने मैक्सिमम 12 मंथ्स दिए हुए हैं, ईयर एंडिंग जून एवरी ईयर। मतलब इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया है, अगर कोई 2014 बैच का बच्चा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा एंड फर्स्ट ईयर, तो उसको कब करनी होगी, जून 2016। तो समझ लो ये जो 2024 वाले बच्चे हैं ना, मतलब 2024 बैच वाले, 2025 वाले तो ये फॉर्म भरेंगे, 2024 वाले ना 2026 तक सबमिट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट। यही एनोलॉजी जो है वो आपके बाकी के में रहेगी। तो मतलब ये जब 12 महीने का आपको दिया जाता है, कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि इसमें आपको कर देना है, इसके बाद कुछ भी आपसे वो नहीं करेंगे, इसके बाद वो आपका एक्सपायर हो जाएगा ऑफर। तो बस ध्यान रखें इस चीज़ का। और इन्होंने बोला है, हम मतलब क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन विल आई रिसीव द स्कॉलरशिप। अब इसमें देखो इन्होंने समझाया हुआ है कि आपको किस तरीके से स्कॉलरशिप रिसीव होगी। इनिशियली जो स्कॉलरशिप होती है वो आपके फर्स्ट ईयर बीएससी के मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देख के अप्रूव होती है, और उस साल आपकी 2 साल की स्कॉलरशिप आती है 1,20,000। उसके बाद क्या होता है कि आप सेकेंड ईयर की अपलोड करोगे तो थर्ड ईयर की आएगी। ये मैंने कई बार बताया हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो, आई एम एन इंस्पायर स्कॉलर करेंटली परसुइंग माई बीएससी प्रीवियस विद रिसर्च 4 years
और ये आई हैव डिसकंटिन्यूड माई कोर्स, विल माई स्कॉलरशिप बी कंटिन्यूड। अब देखो, अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स को तो स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, वो तो मतलब कॉमन सी बात है। आई हैव रिसीव्ड माई स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई सेंड टू रिसीव माई स्कॉलरशिप फॉर द थर्ड ईयर। बिल्कुल वही आपको करना है, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट अपलोड करनी है। जिस भी ईयर को आपने पास किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं तो बस आपको उसकी अपलोड करनी होती है, प्रीवियस ईयर की उससे। हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है ना कि हमने अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब भेज दिए हैं, मतलब परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मार्कशीट भेज दी है, अभी तक हमारा अमाउंट नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें यूजुअली जो टाइम लगता है 3 से 4 महीने लगते हैं स्कॉलरशिप रिलीज होने में, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन इंस्टॉलमेंट नोटिफिकेशन और ऑन इंस्पायर वेब पोर्टल। तो सीधी सी बात है, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो अप्रूव तो हो जाते हैं 10-15 दिन में, लेकिन वो आपकी स्कॉलरशिप रिलीज होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ये मैक्सिमम दिया है, कई बार तो जल्दी आ जाती है, फंड पे डिपेंड करता है, जैसे ही उनका सैंक्शन होता होगा गवर्नमेंट की तरफ से वो इधर हम लोग को रिलीज करते होंगे। उसके बाद ये किसको मिलेगी पता है, 60% आपका होना चाहिए तभी आपको मिलती रहेगी, या फिर CGPA में है तो आपका 7 होना चाहिए, 7 या उससे ज़्यादा। और जैसे ही MSc में जो लोग इस साल एंट्री ले रहे होंगे, मतलब MSc में एंटर कर रहे होंगे, वो MSc एनरोलमेंट फॉर्म अपना ज़रूर से फिल कर दें, वरना फिर इस स्कॉलरशिप में दिक्कत आएगी आपको। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ, मान लो BSc इन सब कोर्सेज में फेल हो जाऊँ, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों ही होगी? अच्छा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि जैसे मान लो मेरे BSc प्रीवियस में 60% ना आए, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी? नहीं, फिर आपको एक ही मिलेगी। 12th का देख के आपको सिर्फ एक 60,000 दे देंगे, बाकी का जो BSc प्रीवियस की मार्कशीट देखी वो तो ठीक थी नहीं, तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर सेकंड ईयर की जब अपलोड करोगे ना तो फिर से कंटिन्यू हो जाती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर से 60% बना लो तो फिर मिल जाएगी। वही इन्होंने लिखा है कि उस एकेडमिक ईयर की आपकी फॉरफीट कर दी जाएगी, मतलब उस एकेडमिक ईयर की नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको फिर से मिलने लगेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। और सब्जेक्ट्स का मैंने बता ही दिया है। एमटेक कोर्सेज जो हैं वो सपोर्टेड नहीं है आपके, और ये सारे कोर्सेज सपोर्टेड हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और आपका जियोफिजिक्स हो गया, जियोकेमिस्ट्री हो गया, एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो गया, ओशियनिक साइंसेस, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, और आपका जेनेटिक्स हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डेटा साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, और रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो ये आपके वो सारे कोर्सेज हैं जो कि आप अपने MSc कोर्स के लिए कर सकते हो। BSc के लिए सिर्फ 18 सब्जेक्ट्स ही हैं जो उन्होंने अपने उसमें बताए हुए हैं, बाकी MSc के लिए ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। MSc में आपको और भी मतलब कोर्सेज ऐड करे इन्होंने, जैसे डेटा साइंस आपका BSc में नहीं होता, वो ऐड है इसमें, नैनो साइंस ऐड नहीं होता, मतलब उन्होंने 8 सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं MSc में, ये एक्स्ट्रा में। ये आपके 2023 पर ही इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था, इस एकेडमिक ईयर से ही 22-23 से इन्होंने इसे इंप्लीमेंट कर दिया था कि 8 सब्जेक्ट्स भी उन्होंने ऐड कर दिए थे। मतलब आपके पहले 18 सब्जेक्ट्स होते थे और ये और आ गए तो 18 8 26, और यहाँ पर है टोटल 30। तो इस तरीके से आपके 30 सब्जेक्ट्स जो हैं ये MSc के लिए आपके एलिजिबल होते हैं, BSc के लिए तो 18 ही होते हैं। हाँ, अब अगर कोई ब्रेक ले लेता है, जैसे BSc किया उसने 1-2 साल स्कॉलरशिप ली, उसके बाद ब्रेक ले लिया, तो फिर उसको नहीं मिलेगी। मान लो जैसे कोई MSc ना करे तो फिर उसको मतलब MSc के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फिर उसे 3 स्कॉलरशिप ही मिलेंगी। और ये जो प्रोजेक्ट का आप लोग बोल रहे थे, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी, तो वो देख लेना, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट में क्या है ना आपका, उसमें आपको अपने कॉलेज की मदद से ही करना पड़ेगा। आपको जो भी सा टॉपिक अच्छा लगता है या जिस पे आपको लगता है कि इसमें आपको आगे कुछ कर सकते हो, PhD वगैरह अगर कभी करो तो उसी सब्जेक्ट से करोगे, या फिर वो बहुत अच्छा लगता है आपको, कुछ आप उसमें यूनिक चीज़ें ढूंढ पा रहे हो, तो वैसा कुछ बनाओ, थोड़ा अलग सा बनाना है। इसमें इन्होंने बोला भी हुआ है, हाँ ये देखो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं करने, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। एक मेंटोरशिप प्रोजेक्ट होना चाहिए पर एकेडमिक ईयर, दिस विल ओनली एक्सेप्टेबल। मतलब आप एक साल में एक ही एकेडमिक प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और जब BSc MSc कंप्लीट हो जाएगा, पहले ये होता था कि लास्ट में एक साथ पूरा कर लो, अब इन्होंने ये बोल दिया कि जब टोटल ड्यूरेशन आपका हो जाता है तो उसके बाद आपका मेंटोरशिप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है। मतलब BSc MSc करते करते ही कर लो तो कर लो, वरना ऐसा नहीं करना है कि आप बाद में कर रहे हो। एक बार BSc MSc कंप्लीट हो गया उसके बाद नहीं करना है।
अच्छा, व्हेन शुड आई सबमिट मेंटोरशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट? तो ओनली वन मेंटोरशिप प्रोजेक्ट पर एकेडमिक ईयर इज सपोर्टेड फॉर मेंटोरशिप ग्रांट. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन द सेम एकेडमिक ईयर इन विच इट हैज बीन कैरिड आउट. In any case, mentorship project report submitted after completion of total duration of course will not be entertained. अच्छा, जब आपको BSc MSc कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लेंगे. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जिस भी अभी क्लास में हैं, जिस भी ईयर में हैं, उसी के साथ ही साथ आप अपलोड करते जाओ अभी के अभी. क्योंकि पहले ऐसा था कि आप बाद में कर सकते थे, अब थोड़े से रूल्स चेंज हुए मेंटोरशिप में, अब आपको साथ ही साथ करना पड़ेगा. जिस भी ईयर में है उसी के साथ ही साथ करते जाओ. हाँ, अब ये आई एम अवेलिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. एम आई एलिजिबल फॉर इंस्पायर एसएचजी स्कॉलरशिप? ये उन लोगों के लिए जो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में फिल करते हैं, उनके लिए जिन्होंने बोला हुआ है अप्लाई. देखो कर सकते हो, अवेल करने की बात हो रही कि 3-4 स्कॉलरशिप लेनी नहीं है, अप्लाई तो अभी करोगे ही ना. अभी आपको थोड़ी पता है कि आपका इंस्पायर में हो ही जाएगा या जिस भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में फिल कर रहे हो उसमें हो ही जाएगा. वो तो आपका जब रिजल्ट अपलोड होगा तब पता चल जाएगा ना तब आपको. तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ अवेल बोला है, देखो अप्लाई नहीं बोला है. क्या बोला है कि आप अवेल नहीं कर सकते एक से ज्यादा सोर्सेस से स्कॉलरशिप, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है. तो अगर आप कोई और स्कॉलरशिप चूज कर लेते हैं और आपको इसका ऑफर लेटर मिल चुका है तो आप इन्फॉर्म कर दें डीएसटी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके पॉसिबल. हाँ, और इन्होंने एक बात और भी बोली है कि अगर आपको पाया जाता है कि आप कोई और सोर्स से स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो तो आपका जो प्रोविजनल ऑफर है इंस्पायर स्कॉलरशिप का, इसे विदड्रॉ कर लिया जाएगा. मतलब उसे आपको या फिर स्कॉलर को क्या करना पड़ेगा, वो लायबल होगा, जिम्मेदार होगा कि वो अपनी स्कॉलरशिप का एंटायर अमाउंट जो है अब तक का कलेक्ट किया हुआ डीएसटी इंस्पायर को रिटर्न करे. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार इंस्पायर में हो जाए, देखो जब तक नहीं हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. जिस दिन हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि इंस्पायर में हो गया है, इंस्पायर के अलावा फिर कोई और अवेल ना करना. उन्होंने साफ साफ बोला हुआ जो रूल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अलावा कोई वो नहीं होना चाहिए. अभी तो देखो फिल कर सकते हैं, फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है. कोई और स्कॉलरशिप है फिल कर दो, जब एक बार इंस्पायर आ जाए तो बाकी स्कॉलरशिप डी रजिस्टर कर दें, बाकी कोई स्कॉलरशिप आप मत लेना. इन्होंने देखो एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है एसएचई के लिए, वो क्या होता है 17 से 22 होने चाहिए आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए. बाकी एज क्राइटेरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 वालों की भी आती है. एक और क्वेश्चन, अगर कोई स्कॉलर जो है वो बीएससी के बाद मान लो स्कॉलरशिप लेना बंद कर दे, तो मान लो स्कॉलरशिप अपनी बीएससी के बाद उसने किसी वजह से नहीं ली या उसको गैप ऐप करना था, कुछ प्रिपरेशन करनी थी, फिर उसने मान लो एमएससी किया होगा, फिर ड्रॉप करके एमएससी किया होगा, तो उसके बाद क्या वो इंस्पायर फेलोशिप ले पाएगा? ये देखो बहुत आगे की बात है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी. तो हाँ वो ले पाएगा, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई होप इसमें आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना.